जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 230 से लेकर के 251 तक होगा, जिसमें कि 4 विकल्प होंगे और चारों के बारे में बताया जाएगा। तो जल्द चलिए, जीके और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके आरआरबी एलपी स्टेज फर्स्ट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो बहुत लोग जानते हैं, आप लोगों में इसकी भी जानता होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आंसर, हालांकि चारों ऑप्शंस के भी बारे में बताएंगे। तो देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई, ठीक। और देखिए, लेकिन पूर्ण रूपेण से 1912 में राजधानी बनी। कब बनी? पूर्ण रूपेण 1912 में बनी। तो यहाँ पर स्थानांतरित कब की गई ये पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर आपसे पूछा कि पूर्ण रूपेण कब कार्य लागू हुआ दिल्ली में, तो 1912 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, जो कि 1905 है, ठीक। तो 1905 के बारे में क्या कह रहा है, तो 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन होता है 1905 में। और कौन कराता है? ये कराता है लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन हुआ, और कौन कराया? लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब नेक्स्ट 231 क्या कह रहा है कि उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है आवर्त सारणी किसने बनाई थी वो बात पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताना है, मैंने रूस का रहने वाला था वो, जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। तो देखिए, ये किए थे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जेलिंस्की, मेंडलीव, मार्कोनिकोव, तो इसका राइट आंसर है मेंडलीव। कौन किया था? तो ये किए थे मेंडलीव। अब देखिए, ये परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आवर्त सारणी बनाई, लेकिन उसमें हाइड्रोजन का स्थान फिक्स न करने के कारण इनके आवर्त सारणी को फाल्स, मतलब थोड़ा सा उसमें से त्रुटि निकाल करके मोसले ने एक आवर्त सारणी बना दिया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एकदम ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाए थे। तो इनका अगर आधुनिक परमाणु क्रमांक, अगर आधुनिक आवर्त सारणी पूछा किसने बनाया, तो होगा मोसले। लेकिन परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका मेंडलीव, ठीक। तो चलिए और कुछ बता देते हैं इसके बारे में आपको। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुआ, ठीक। नए तत्वों की भविष्यवाणी भी किए थे और तत्वों की संयोजकता संबंधी निर्णय भी लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232। जैसे कि है, ये कह रहा है कि एक सोलर सेल किससे बना होता है। तो एक सोलर सेल, देखिए, अर्धचालक जो होते हैं सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? तो सोलर सेल अर्धचालक सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से, क्योंकि सिलिकॉन अर्धचालक होता है, ठीक। अर्धचालक की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि अगर 4 से अधिक रहेगा तो जल्दी से वो रिएक्शन, मतलब सहसंयोजक बंध बना लेगा, इसलिए उनको बीचों बीच में रखा गया है, ठीक। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब का है अर्धचालक है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सोलर सेल किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। मुख्य स्रोत जो है ऊर्जा हमको सूर्य से मिलती है। सूर्य की ऊर्जा से ही हम सोलर सेल बना करके बिजली उत्पादन कर सकते हैं, ठीक। पूरे भारत में सौर ऊर्जा का 3% यूज होता है सोलर सेल के माध्यम से हमारे यहाँ, ठीक। और भारत सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है,
गैलियम धातु के बारे में बताते हैं। ये जो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ये गैलियम धातु जो है आपका, पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है गैलियम धातु का, ये क्या है? ये जो गैलियम धातु है आपका, ये सामान्य टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे, किस पे? कमरे के तापमान पे ये द्रव अवस्था में रहता है। किस में रहता है? तो द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के तापमान पर भी गैलियम धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है 233 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त में कौन होता है? तो संतृप्त में एल्केन होते हैं। तो देखिए, एल्केन में ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन। देखिए, ये एल्केन के ही रूप है, प्रारूप है। अगर कार्बन की एक संख्या लेते हैं तो मेथेन 2 लेते हैं तो प्रोपेन। ऐसे होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेक्ट, आक्ट, नोन, डेक। तो इस तरह से देखिए, ये तीनों जो है, ब्यूटेन हुआ, पेंटेन हुआ और प्रोपेन हुआ, ये तीनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैं। और एक जो है इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। तो देखिए, तो यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है जो कि आपको दिख रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो एथाइन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किसमें लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? इसमें से कौन चीज है जो लोहे की बनी चीजों को, पुलों को नुकसान पहुंचाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि जंग लगने से क्या होता है? लोहा का वजन बढ़ जाता है। जंग लगने से क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। और क्या होता है? जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है और वजन बढ़ जाता है। ठीक, तो इससे क्या होता है? आपका लोहा कमजोर हो जाता है। ठीक, तो ये आपको बता दिया हमने। और देखिए, इसी से पुल और धातु की बनी चीजों का नुकसान होता है। तो ये रहा आपके इंपोर्टेंट आंसर। देखिए, लोहे को अगर जंग लगने से बचाना है तो उस पर जस्तीकरण किया जाता है। इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो गैल्वेनाइजेशन में जस्तीकरण, चादर, जस्ते के चादर को चढ़ा दिया जाता है परत, उस पर लोहे पे जंग नहीं लगता है। और लोहे पर जंग लगने से वजन बढ़ जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? उसका वजन बढ़ता है, घटता है? तो आप लगाइएगा बढ़ता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो देखिए, ये कचरे का जो परिवहन कौन करता है ये पूछा है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगर ऑक्सीजन का परिवहन पूछे तो आप क्या मारेंगे? ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन। लेकिन CO2, नाइट्रोजन युक्त कचरे का पूछे, ये सब पूछे तो आप क्या मारेंगे? ये सब, इन सब के लिए आप मारेंगे प्लाज्मा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, प्लाज्मा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा सुन लीजिए। WBC इसमें जो ऑप्शन दिया है, सफेद रक्त कोशिकाएं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने में काम आता है। ठीक, रक्त प्लेटलेट्स जो होता है ये RBC होती है। इसकी जीवन काल 7 से 10 दिन होता है, लेकिन WBC का जीवन काल 120 दिन तक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू, पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, कभी भी कोई चीज बड़ा प्रतीत होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है, लंबा प्रतीत होता है, तो उसका एक ही रीजन होता है। क्या होता है? वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे आपको बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन का। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन में अगर मान लीजिए ये जो ऑप्शन ए नंबर दिया है, इसमें आपको अगर प्रकाश किसी ऐसे तल पर टकराता है जिससे टकरा करके वापस आ जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन करता है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन और इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं, डी नंबर वाले को। ठीक, तो देखिए
और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर होगा तो इसके सिद्धांत पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कौन काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे आपका ये चीज काम करती है जो आपको केबल जो कनेक्शन कराते हैं ना नेट चलाने के लिए, फाइबर ऑप्टिक्स, उस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। तो चलिए इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है उसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसको सही से लगाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको जीएसटी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए जीएसटी का पूरा नाम तो बता ही दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। जीएसटी पर चर्चा संसद में सर्वप्रथम 2006 में किया गया था, लेकिन जीएसटी 122वां संविधान संशोधन बिल है जो कि आर्टिकल 151 में लिखा गया है। ठीक, जीएसटी को अनुमोदन करने वाले प्रथम राज्य असम है और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 में सृजन किया गया। किसमें, 279। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस के एग्जाम्स में आ गया था ये। तो ये 279 में इसको सृजित किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 238 कर निम्न से कौन किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के बारे में बताया। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था। देखिए ऑप्शन आपके सामने, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन और सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ बोस। आपको एक्स्ट्रा इन लोगों के बारे में बताते हैं। तो चलिए, सत्येंद्र नाथ बोस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का खोज किया था। ठीक, और नेक्स्ट का पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना जाता है। आप जानते हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। ठीक, द्रव के विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, द्रव्य के विभिन्न प्रकार के पदार्थ कहते हैं। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस में, तीनों में। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीवी रमन वाला। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में अवार्ड दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 239 क्या कह रहा है कि विश्व रैपिड फायर शतरंज 2017 का कहां पे खेला गया था। देखिए ये 2017 का जब एग्जाम हुआ था एलपी का, तो उसमें ये करेंट था, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं। हालांकि ये खेला गया था रियाद में। ठीक, सऊदी अरब का जो राजधानी था रियाद, उसमें खेला गया था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करा कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा का इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो इसकी रेखीय संवेग कितना होगा। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो देखिए गतिज ऊर्जा 256 गुना होने का मतलब क्या हुआ, 256 गुना कब होगा, जब इसका तो इसमें मास दिया नहीं है, तो मास हम अपने आप से 1 मान लेंगे। अगर इसमें मास 1 रखते हैं तो वेग हो जाएगा, वेग का मान ही आपको 256 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा 16। 256 का वर्ग 256 16 का वर्ग है, तो v = 16 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि इसके संवेग कितना गुना होगा। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो द्रव्यमान दिया नहीं, हमें 1 माने हैं, तो जब 1 माने हैं तो इसका 1 × 16 करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप इस फार्मूले पर लगा करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को इसको स्थिति ऊर्जा कहना चाहिए। कैसा, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, स्थिति ऊर्जा। चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अभी बताए थे 12 mv²।
गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, परमाणु ऊर्जा परमाणु के नाभिक में स्थित ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग जानते ही होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहिए नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? फ्रीडम ट्रेल जो 2.5 मील लंबा है, 2.5 मील लंबा दर्रा है, सॉरी मैंने मीटर बोल दिया था, 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। ये आपको प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस शहर में मिलेगा? ये सब शहर अमेरिका के ही है, मेम्फिस, बोस्टन, कनेक्टिकट, डेनवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 242 का बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बोस्टन। देखिए बोस्टन के बारे में आपको बताते हैं कि 1773 में ब्रिटिश का चाय सलादा एक जहाज बोस्टन पहुंचा, जिसको बोस्टन के नागरिक सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को समुद्र में फेंक दिया गया, इसलिए उस जगह का नाम रख दिया गया बोस्टन। और अमेरिका में एक पार्टी भी चलती है, बोस्टन टी पार्टी। ठीक, तो चलिए पहले चलती थी, हालांकि अब तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक हो गई है। तो रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप थे और डेमोक्रेटिक से थे जो बिडेन और कमला हैरिस, तो जो कि चुनाव जीत चुके हैं, अब जनवरी में शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 243 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि आधुनिक अवध सारणी में पहला धातु तत्व पूछा। देखिए अगर पहला तत्व कहता है तो हाइड्रोजन होता है, पहला तत्व कहता है तो हाइड्रोजन होता है, पहला गैस तत्व कहता है तो भी हाइड्रोजन होता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही है। अक्रिय तत्व कहता है तो हीलियम हो जाता है, लेकिन धातु तत्व कहा है, धातु तत्व कहा है तो आपका राइट आंसर लिथियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम पूछा है। अगर लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी। तो 244 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी नंबर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ले लीजिए क्योंकि जितना एक्स्ट्रा लेंगे उतना ही फायदा करेगा। तो इसमें कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सीसा को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर लेड ऑक्साइड तथा लाल लेड बनता है। सीसा को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर लेड ऑक्साइड तथा लाल लेड बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायु में 0 डिग्री टेम्परेचर पर पूछा है, नॉर्मल पूछता तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा है। अब वायु में तो टेम्परेचर 0 डिग्री हमेशा रहता नहीं है, तो 0 डिग्री पे पूछने का क्लू है इसमें। देखिए कह रहा है तो 0 डिग्री पे इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 0 डिग्री पे इसका 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, और वायु में ध्वनि की चाल बता दिए, और सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो इस्पात में होती है 4200 मीटर पर सेकंड। सबसे कम यानी 0 का हाथ में होती है, तो 0 होती है निर्वात में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बायोगैस में किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। देखिए ऑप्शन दिया, प्रभावी आसवन, विनाशकारी आसवन, शुष्क आसवन, अवायु आसवन। तो इसमें से 246 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अवायु कीड़ों द्वारा, मतलब छोटे छोटे उसमें कीड़े डाले जाते हैं, गोबर से बायोगैस सब लोग बनाते हैं, देखे में पहले गाँव में गोबर गैस लगाया जाता था, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े छोड़े जाते थे जो कि आपको ये बनाने में सहयोग करते थे बायोगैस। ठीक, तो इस पे खाना भी बनता था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपको कुछ एक्स्ट्रा और बता देते हैं बायोगैस के बारे में। गीले गोबर के सड़ने से ज्वलनशील मिथेन गैस बनती है, उसी को बायोगैस कहते हैं। ठीक, बायोगैस को ऊष्मीय मान 1100 से 1750 कैलोरी प्रति केजी होता है। कितना, 1100 से 1750
1750 कैलोरी प्रति केजी होता है। चलिए, जल गैस का उपभोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 65% होती है। बायोगैस में देखिए बायो गैस है, इसमें मीथेन CH4 65% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखिए ये करंट का क्वेश्चन था, तो उसमें उस टाइम पे चुना गया था सुनील मित्तल को। किसको? सुनील मित्तल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता, ये सारी चीजें इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड इसमें से पूछा है आपका किसमें है? इसमें से डबल बॉन्ड पूछा है, किसमें से है? इसमें से डबल बॉन्ड किसमें? एथीन, एथेन, एसिटिलीन, मीथेन। देखिए एथेन, मीथेन ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन का है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो ये तो इनमें तो सिंगल बॉन्ड होता है। और उसी का अब देखिए उसी का जो दो ऑप्शन बच रहे हैं, एथीन और एसिटिलीन 248 का, तो इसमें हो जाएगा एथीन। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसका फार्मूला होता है C2H2। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H2। फार्मूला ले लीजिए C2H2। ये एथीन हो गया, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा किया जाता है, अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा करते हैं, एक हमारा एक आपका, और ऐसे साझा होता है, तो वहां पे सहसंयोजक बंध बनता है, यानी सिंगल बंध बनता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझा करेंगे, दो इधर दो इधर, तो डबल बॉन्ड बनता है। और एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। इतना आप जानते हैं तो आपकी आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता कौन नहीं है? इनमें पौधे में तंतुमय जड़ें होती हैं। देखिए इसमें से बताना कौन नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब नहीं वाला पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंतुमय जड़ नहीं होती है। चलिए आंसर पहले बता देते हैं। इनकी तंतुमय जड़ नहीं होती। इनके पौधे में दो बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री का अर्थ ही हुआ कि दो, द्विबीजपत्री का अर्थ ही हुआ कि दो उसमें क्या होंगे, उसके जो बीज होगा उसमें दो पार्ट में होगा। ठीक, जैसे आम का गठली तोड़े होंगे तो उसमें दो पार्ट में खुलता है। इन पौधों में जलगार ये होते हैं वेनेसन, तो ये सही है। और इन पौधों पर एक टेप जड़ होती है, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। किस माध्यम से? गर्भनाल, गर्भगृह, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। देखिए तो फैलोपियन ट्यूब में जो होता है बच्चा तैयार होता है, यानी बनता है। गर्भनाल के माध्यम से भोजन, उसको मां के रक्त से पोषण मिलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। ठीक, और आपके बारे में कुछ बता दें, कुछ सुन लीजिए, बहुत काम की चीज है। देखिए प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। अब भ्रूण को विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से भोजन मिलता है, ये आप लोग जान ही रहे हो। चलिए अब गर्भाशय में क्या होता है? गर्भ धारण होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में बच्चा रहता है। ठीक, नेक्स्ट का रहा है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारे जो होते हैं जिनमें, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। आपको बताइए, उच्च दाब, कम तापमान, उच्च तापमान, उच्च तापमान। दो बार उच्च तापमान दे दिया है ऑप्शंस में। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उच्च तापमान। क्या हो जाएगा? तो आप कोई सा भी मार सकते हैं, उच्च तापमान के कारण प्लाज्मा बनते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये आपके 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद है चारों ऑप्शंस के साथ। तो जय हिंद, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।